हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है क्या? आज हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 12 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स 12 क्या है? इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले P&L में क्या आता है? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस दो पार्ट में आता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स का मतलब क्या है? पीजीपी के रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब इनकम टैक्स के प्रोविजंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। और जनरली बिजनेस में कौन से लगते हैं? पीजीपी। कैपिटल गेन भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो टैक्स का एक्सपेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट टैक्स। और डेफर्ड टैक्स किसको बोलते हैं? जो इंडेक्स 12 के हिसाब से बनेगा। तो ये तो अभी सीखना है सारा का सारा। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इनकम टैक्स आना चाहिए। ठीक है, जितनी जरूरत पड़ेगी हम बताते रहेंगे आपको। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज। सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। एक कंपनी ने एक एसेट खरीदी, कितने रुपए की? 10,000 की। डैप रेट कितनी है? 25% SLM। अकाउंट्स में हम कितना डैप लगा रहे हैं? 25% SLM। ये किसके हिसाब से आ रहा है? पीपी वाले स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडेक्स 16 के हिसाब से। मुझे लग रहा है 4 साल चलेगी, स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो कितना डैप लगाना है? 2500। नेट प्रॉफिट मेरे कितने हैं? 1 लाख। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर डैप है। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट बिफोर डैप। नेट प्रॉफिट तो किसको बोलते हैं? आफ्टर टैक्स वाले को। ठीक है, ये एक प्रॉफिट बिफोर डैप। इनकम टैक्स कितने का है? बोलो। इनकम टैक्स में इस एसेट की 100% डिडक्शन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये 35AD वाली एसेट है। 35AD में कुछ बिजनेस लिखे हुए हैं इनकम टैक्स में। उन बिजनेस को अगर आप करते हो तो इनकम टैक्स आपको क्या देता है? 100% डिडक्शन। अब आपको क्या बनाने हैं? 4 साल के P&L के एक्सट्रैक्ट। हर साल का प्रॉफिट कितना मानना है आपको? 1 लाख। और ये बिफोर डैप है। तो सबसे पहले आपने ये चारों 1 लाख समझ में आ रहे? चारों साल का बना रहे हैं हम एक साथ। 1 लाख समझ में आ गया। बिफोर डैप है। डैप अकाउंट में कैसे डैप आएगा? 2500 ईच ईयर। 10,000 का 25% अकाउंटिंग डैप आ गया। अब हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है। करंट टैक्स कैसे आएगा? इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? 97,500 के प्रॉफिट आए बिफोर डैप, वो इस डैप को डिसअलाउ करा देगा और एसेट की कॉस्ट की 100% डिडक्शन दिला देगा 10,000। तो अकाउंटिंग डैप डिसअलाउ करा दिया, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 10,000 अलाउ करा दिया, और उसका 30% आ गया करंट टैक्स। अगले साल वापस से यही है, तो डैप तो डिसअलाउ हो जाएगा, फिर से रिडक्शन मिलेगी नहीं, तो वापस ये डैप डिसअलाउ होगा और उसका 30%। तो ये आ गए मेरे करंट टैक्स के फिगर। ये कौन से आ गए मेरे? करंट टैक्स के फिगर। वो नीचे जो आए थे वो मैंने यहाँ नोट कर दी। टैक्स एक्सपेंस दो पार्ट में आता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो ये कौन से आ गए? करंट टैक्स। ये कैसे आ गए? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। कैसे आए? जो नेट प्रॉफिट आफ्टर डैप था उसमें डैप डिसअलाउ करा दिया और 100% डिडक्शन दे दी। इन सब में सिर्फ डैप डिसअलाउ होगा क्योंकि डिडक्शन यू हैव ऑलरेडी टेकन इन फर्स्ट ईयर। तो करंट टैक्स आ गया। अब बनाना है डेफर्ड टैक्स। पहले रूल बेस्ड चलेंगे, फिर क्या करेंगे? लॉजिक बेस्ड। फटाफट से सुन लो। डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा? सबसे पहले असेट की कैरिंग अमाउंट निकाल दो। कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, कुछ भी नहीं, बुक वैल्यू। तो अकाउंट्स के हिसाब से असेट 10,000 की थी, पहले साल कितना डैप लग गया? 2500। तो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? बैलेंस शीट वैल्यूज है, कुछ भी नहीं है। 2500 रुपए का डैप लग गया, 7500। सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? 5,000। 2500 कटता रहेगा ये तो। ठीक है। अब टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब क्या है? सिंपल सा, अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो इनकम टैक्स में हम पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट में अलाउ डिसअलाउ कर देते हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही अगर एक्सपेंस और क्या किया, क्लेम किया होता, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर अकाउंटिंग करी होती तो बैलेंस शीट में वो चीज कितने की आती? टैक्स बेस का मतलब क्या है? अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट फॉर टैक्स पर्पसेस। तो टैक्स के पर्पज से उसको असेट ही नहीं माना गया, इसको तो फर्स्ट ईयर में क्या मान लिया गया है? एक्सपेंस। तो इनकम टैक्स अगर बैलेंस शीट बनाता तो वो तो इसकी 100% डिडक्शन दे चुका है, तो वो बैलेंस शीट में एसेट रखता ही नहीं। इनकम टैक्स से पर्पज से तो हमने इसको क्या माना हुआ है? एक्सपेंस ही माना हुआ है। तो अगर इनकम टैक्स बैलेंस शीट भी बनाने लग जाए, इनकम टैक्स वालों का जोर किस पर होता है? नेट प्रॉफिट। P&L में जोर होता है, उनको तो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से ही अगर हम क्या बना दे? बैलेंस शीट बना दे, तो क्या होता? ये एसेट कितने की आती बैलेंस शीट में? नील पर आती, क्योंकि आपने तो इसको माना ही क्या हुआ है? फर्स्ट ईयर का ही एक्सपेंस। तो वही टैक्स बेस है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या बनाओ? बैलेंस शीट। इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बनाओ? बैलेंस शीट। तो इस एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या होती है? नील, क्योंकि इनकम टैक्स तो इसको क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, ये क्या है? बुक वैल्यू, अकाउंटिंग डेप काट के। टैक्स बेस, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इस एसेट की क्या वैल्यू होती अगर बैलेंस शीट बनाते तो? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो नील नील नील। बोलो। अब कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा है? टैक्स बेस से। तो डिफरेंस बताओ।
एक बात याद रखना बस हमेशा, इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो क्या बनना है, DTL। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, टैक्स बेस से, तो आपको क्या बनाना है, DTL। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, टैक्स बेस से, कितनी कितनी ज्यादा है, इतनी इतनी, तो इसका 30% आपको क्या रखना है, DTL। और जो ये DTL आता है वो कौन से फिगर आते हैं, बैलेंस शीट वैल्यू। लॉजिक से भी समझूंगा, एक बार रूल बेस्ड क्या है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस तो क्या बनेगा, DTL। कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो DTL, कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो DTL, कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो DTL। पक्का। इस TDD का बाद में छोड़ो, बाद में देखेंगे। क्या बनेगा, DTL। ये कौन सी वैल्यूज है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में DTL इतने का चाहिए, और बैलेंस शीट में हमेशा ये कहाँ आता है, नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट लाइबिलिटीज। DTA होता है तो नॉन करेंट एसेट, और लाइबिलिटी है तो नॉन करेंट, तो ये हमेशा बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, नॉन करेंट। बैलेंस शीट में 2250 की क्या बनानी है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपेंस बनाना होगा। एंट्री क्या बनेगी लाइबिलिटी बनाने की, एक्सपेंस टू DTL। तो P&L में कितना चार्ज करना है, 2250। अब ये लाइबिलिटी क्या करनी है, अगले साल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी 1500 हो जानी चाहिए, कितने से, 2250 से। तो क्या करना है, लाइबिलिटी कम करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी, DTL को डेबिट करना है, तो एक्सपेंस क्या, टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। करना किसके अंदर ही एडजस्टमेंट, टैक्स एक्सपेंस के अंदर ही। P&L में क्रेडिट थोड़ी होगा, टैक्स एक्सपेंस के अंदर ही एडजस्ट करना है। तो पहले साल टैक्स एक्सपेंस डालना है, अगले अगले सालों में टैक्स एक्सपेंस क्या करते जाना है, कम। तो P&L में क्या क्या इंपैक्ट आएगा, पहले साल 2250 का एक्सपेंस, आगे 750 750 का कम होता जाएगा। तो पहले साल 2250, अगले साल 750 750 750, लाइबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इधर क्या है, गलती से मैंने नील लिख दिया, 750 की लाइबिलिटी क्या करनी है, नील करनी है, तो अगले साल भी 750 का। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर डेप, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ये हमेशा कौन सा डेप होगा, अकाउंटिंग डेप। फिर करंट टैक्स किसके हिसाब से आएगा, बिजनेस इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से। फिर डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा, ये रूल बेस्ड पहले समझ लो, फिर मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। लॉजिक बताने के बाद ज़्यादा दिक्कत रहेगी नहीं तुम्हें। रूल क्या है, स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट, स्टेप 2 टैक्स बेस, स्टेप 1 कैरिंग अमाउंट, स्टेप 2 टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट वैल्यू, टैक्स बेस इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते तो एसेट कितने की आती, ठीक है। स्टेप 3 DTL या DTA। अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो क्या बनेगी, DTL। ये कौन सी वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट वैल्यू। ये हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, बैलेंस शीट वैल्यू। और प्रीवियस बैलेंस शीट वैल्यू से कंपेयर करके क्या करो, एक्सपेंस या एक्सपेंस रिवर्सल बुक करो। जैसे यहाँ तो DTL बनानी है तो ये क्या होगा, एक्सपेंस बुक होगा। DTL कम करनी है हर साल, तो जितनी जितनी कम करनी है उतने उतने की क्या है, एक्सपेंस माइनस होता है। पक्का, ये बात समझ गए, बोलो। तो इन एस तो रूल बेस्ड चलता है, और एस कहता है कि अगर कैरिंग अमाउंट किसी भी एसेट की ज्यादा है किससे, टैक्स बेस से, तो बैलेंस शीट में क्या बचेगी उसकी, DTL। पक्का। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो क्या है, लाइबिलिटी बनानी है। अब ये इसने कैसे याद कर रखा है, इसने, मुस्कान ने, ये कहती है कि सीए बड़ा, मतलब सीए बड़ा है, मतलब सीए क्या है, सीए वाली अमाउंट ज्यादा है, मतलब सीए बन गए तो एल मतलब लड़की मिल जाएगी, ठीक है। तो सीए वाली अमाउंट ज्यादा है तो एल मतलब लड़की, लड़की मतलब लाइबिलिटी। तो सीए बड़ा है तो क्या है, लड़की मिल जाएगी, ठीक है। और सीए छोटा है मतलब तो क्या होगा, असेट है, ठीक है। बस कैसे भी याद करना है, ठीक है। सीए ज्यादा है तो क्या है, लाइबिलिटी बनानी। अब इतना ना करके आप लॉजिक से समझो, ध्यान से। अब देखो, अब ध्यान से समझना, इनकम टैक्स वाले ने अभी टैक्स क्या लिया, कम लिया। कम क्यों लिया, उसने 2500 ऐड करके 10,000 माइनस कर दिया, तो अभी के लिए उसने टैक्स क्या लिया, कम। तो फ्यूचर में वो टैक्स क्या लेगा, ज्यादा। तो क्या बनेगा, लाइबिलिटी। आगे जाकर टैक्स ज्यादा भरने पड़ेंगे, अभी उसने डिडक्शन ज्यादा दे दी, 7500 की डिडक्शन क्या दे दी, एक्स्ट्रा दे दी। 2500 ऐड करके 10,000 माइनस कर दिया, तो उसने तो सारी एसेट की डिडक्शन एक साल में दे दी। तो अभी टैक्स कम ले रहा है, तो आगे जाकर क्या लेगा, ज्यादा। बस इतना सा अगर आप दिल में बिठा लो ना, कि फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी हायर है तो क्या है, लाइबिलिटी। फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी लोअर है तो एसेट। तो इतने से समझ में आ जाएगा। तो लेकिन ना भी आए तो भी क्या है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो क्या है, लाइबिलिटी। सीए इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, सीए ज्यादा तो लड़की, ठीक है। एल फॉर लड़की, DTA तो ऐसे ही है, ए और एल ही समझना है ना, एसेट और लाइबिलिटी। तो सीए बड़ा है तो क्या है, लड़की मिलेगी।
पक्का। अब ये एक बार तो क्या ले रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इतने थे, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स देना चाहता था, मैं तो कहूँगा कि मेरी इनकम इतनी है, इस पर टैक्स ले लो, तो वो कह रहे नहीं, आपकी इनकम कम कर दी हमने 7500, तो अभी कम लिया है तो आगे जाकर क्या लेगा, ज्यादा। कैसे ले रहे हैं, 2500 पे एक्स्ट्रा ले रहे। पक्का बोलो। अब ये अपने आप ही इसका मतलब समझो कि मैं आगे जाकर इतने का डेफ क्लेम करने वाला हूँ, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मैं इनकम टैक्स में आगे जाकर इतने की डिडक्शन लूंगा, डेफ ही तो लूंगा इसका। तो मैं जब इतने की डिडक्शन लूंगा तो इनकम टैक्स उस समय कोई डिडक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, वो ऑलरेडी दे चुका है। तो इतने रुपए की मैं जब डिडक्शन मांगूंगा, फ्यूचर में जाकर मैं डेप की डिडक्शन मांगूंगा, तो इनकम टैक्स क्या करेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो वो वापस डेप क्या करा देगा, डिसअलाउ, और क्या लेगा, एक्स्ट्रा टैक्स। तो लाइबिलिटी, जब भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो ये कैरिंग अमाउंट धीरे धीरे कहाँ जाएगी, P&L में, और टैक्स बेस कम है तो मैं ज्यादा डिडक्शन क्लेम करूंगा, इनकम टैक्स कम डिडक्शन देगा, तो क्या होगा, इनकम टैक्स टैक्स ज्यादा लेगा, डिडक्शन कम कर देगा। मैं 7500 की डिडक्शन मांगूंगा इन द फॉर्म ऑफ डेप, इनकम टैक्स डिडक्शन कम देगा तो क्या होगा, वो कम डिडक्शन देगा तो टैक्स ज्यादा लेगा, तो वो क्या है, लाइबिलिटी। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है, किसी भी एसेट की कैरिंग अमाउंट होने का ज्यादा होने का मतलब क्या है, आई विल क्लेम हायर डिडक्शन बट इनकम टैक्स विल अलाउ लोअर डिडक्शन, तो वो डिडक्शन कम देगा तो क्या होगा, टैक्स ज्यादा लेगा। ठीक है, अब इस रूल को हम एक दो और एसेट्स पर चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मेरी बुक में डेटर आ रहे हैं कितने के, 100 के, मेरी बुक में डेटर कितने के आ रहे हैं, 100, और मैंने 10 का प्रोविजन बना लिया अभी के अभी, तो कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 90। इनकम टैक्स प्रोविजन डिसअलाउ कर देता है, वो अलाउ करता नहीं है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स बेस कितना रहेगा उसका, 100। मैंने P&L में क्या बनाया, प्रोविजन बनाया, इनकम टैक्स के प्रोविजन अलाउ करता ही नहीं है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर कितने का चल रहा है, 100 का। तो अब कैरिंग अमाउंट क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा कैसे, कैरिंग अमाउंट क्या है, कम है, तो क्या बनेगा, DTA। क्या बनेगा, DTA। सिंपल सी बात है, रूल बेस चलोगे तो क्या बनेगा, DTA। कैरिंग अमाउंट क्या है, अकाउंट में कैरिंग अमाउंट 90 है, इनकम टैक्स प्रोविजन मान ही नहीं रहा, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर छिड़ा ही नहीं, तो टैक्स बेस क्या है, ज्यादा है। मैंने अकाउंट्स में प्रोविजन बनाया, तो मैंने तो क्या कर दिया, डेटर की वैल्यू क्या कर दी, कम, तो कैरिंग अमाउंट तो रहेगी 90, बट टैक्स के हिसाब से अगर P&L बनाओ तो टैक्स इस P&L को प्रोविजन को क्या नहीं मानता, एक्सपेंस मानता ही नहीं है, तो टैक्स में कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो टैक्स बेस क्या चल रहा है, ज्यादा। तो क्या बनना चाहिए, DTA। क्यों बनना चाहिए, लॉजिक से सोचो, ये डेप इसने अभी क्या करा दिया, डेप क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी क्या करा दिया। अब जब बाद में ये 10 रुपए डूबेंगे तो अकाउंट में क्या होगा, P&L में आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम प्रोविजन से चार्ज करेंगे, हमने ऑलरेडी P&L से तो चार्ज कर ही लिया। आगे के सालों में मान लो नेट प्रॉफिट आए 500 और वो 10 डूब गए, तो टैक्स में प्रॉफिट कितना आएगा, 500 माइनस 10, क्योंकि जब वो डूबेगा तो टैक्स तो तभी डिडक्शन देगा। इनकम टैक्स कब अलाउ कराएगा, जब वो टैक्स में क्या होगा, आगे के सालों में इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे लगेगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने आएंगे, 500। बैड डेट्स हो गया इस साल में, तो भी वो बैड डेट्स P&L में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो किससे चार्ज हो जाएगा, प्रोविजन से। तो अकाउंट में तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, टैक्स मतलब अकाउंट्स में तो मैं कितने पर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट आएंगे 500, बट इनकम टैक्स टैक्स किस पर लेगा, 490 पे, तो आगे वो टैक्स क्या करेगा, कम कर देगा, तो कम कर देगा तो क्या आनी चाहिए, DTA। अब इतना नहीं सोचना है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, कैरिंग अमाउंट क्या है, अगर कम है और टैक्स बेस क्या है, ज्यादा है, तो क्या है, DTA। बस अब असेट का सीधा सा रूल है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो क्या, टैक्स बेस से ज्यादा तो DTL, और लाइबिलिटीज का उल्टा रूल हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे बनेगी, असेट का रूल क्या है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से तो क्या बनाना है, DTL, कैरिंग अमाउंट कम तो क्या बनाना है, DTA। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो लाइबिलिटीज का क्या हो जाएगा, उल्टा रूल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पर चलेगा अब आगे का सारा इंडेक्स। ठीक है, अब बच्चों एक लाइबिलिटी का और समझा देता हूँ। लाइबिलिटी का रूल क्या है, उल्टा, एक्सपेंस टू पेबल। ये कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो 43B वाला है। 43B में क्या होता है, वो एक्सपेंस जो एक्चुअल पेमेंट पे क्या होते हैं, अलाउ, जैसे बैंकों का इंटरेस्ट या एम्प्लॉइज का बोनस। तो मान लो ये बैंक का इंटरेस्ट था, मैंने एंट्री क्या डाली, इंटरेस्ट टू पेबल, मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो मैं अकाउंट में तो क्या मानता हूँ, उसको एक्सपेंस मानता हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी आ जाती है। प्रॉफिट कितने के थे, 500, इस एक्सपेंस से पहले एक्सपेंस चार्ज कर दिया 100 का, तो प्रॉफिट कितने रह गए, 400। अब मैं गवर्नमेंट के पास जब टैक्स देने जाऊंगा 400 पे, तो वो इसको वापस क्या कर देगा, डिसअलाउ। इनकम टैक्स कहता है मेरे लिए एक्सपेंस तभी है जब कैश मतलब आपने एक्चुअली क्या किया हो, पे।
तो आपने पे ही नहीं किया तो मुझे कितने पर टैक्स दो, 500 पर। तो करंट टैक्स तो किसके हिसाब से आएगा, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो उसने 500 पर ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, कैरिंग अमाउंट निकालनी है। कैरिंग अमाउंट कितने की है इस लाइबिलिटी की, 100। बैलेंस शीट में आएगी ना ये लाइबिलिटी। इनकम टैक्स इस एंट्री को मानता ही नहीं है। इनकम टैक्स इस एंट्री को कब मानता है, जब ये एक्सपेंस टू बैंक हो। इनकम टैक्स एक्सपेंस ही नहीं मानता है जब तक ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो इनकम टैक्स ये एंट्री करता ही नहीं है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग P&L बनाओगे 500, तो ये एक्सपेंस मानता ही नहीं है वो। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 500 ही। इस एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मानेगा तो एक्सपेंस टू पेबल वो एंट्री नहीं करता। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ये एंट्री डली ही नहीं, तो इस लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस क्या आएगा, नील। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस क्या है, कम है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो असेट पे लाइबिलिटी क्या था, DTL। अब क्या बनानी पड़ेगी, DTA। वो तो असेट का रूल था ना, असेट का रूल क्या था, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो क्या बनानी है, DTL। लेकिन लाइबिलिटी का रूल क्या है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो क्या बनेगी, DTA। तो 30 रुपए की क्या बनानी पड़ेगी, DTA। अब DTA बनाओगे 30 की तो टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टैक्स एक्सपेंस ये 30 का क्या हो गया, कम हो गया। 30 की DTA बनानी है तो टैक्स एक्सपेंस कम कर दिया, तो नेट टैक्स एक्सपेंस कितना रहेगा, 120। और लॉजिक से समझो, इनकम टैक्स वाले ने अभी क्या ले लिया, टैक्स ज्यादा ले लिया। इनकम टैक्स वाले ने एक्सपेंस पर टैक्स अभी क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया। तो आगे जाकर वो क्या करेगा, जब मैं इसको पे करूंगा तो मैं अकाउंट्स में शो ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो अकाउंट्स में अभी शो कर दिया। जब भी मैं इसको पे करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, पेबल टू बैंक। तो उस साल में तो अकाउंट्स में एक्सपेंस आएगा ही नहीं। एक्सपेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा आगे के सालों में जब मैं पे कर दूंगा तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 500 आ रहा होगा, लेकिन इनकम टैक्स उस समय क्या करेगा, टैक्स कम करेगा। तो ये फ्यूचर में जाकर मेरे को इसकी वजह से टैक्स का क्या होगा, फायदा। अभी क्या है, ज्यादा लिया है, आगे जाकर क्या लेगा, कम। जब मैं पे कर दूंगा तो अलाउ हो जाएगा, तो कम लेगा तो क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट्स है तो क्या बनना चाहिए, DTA। अब ये तो समझने की बात होगी। रूल क्या है, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो DTL किसका, असेट का। असेट्स का रूल ये है तो क्या होगा, लाइबिलिटीज के रूल उल्टे। एक लाइन याद रख लो, बाकी सारी क्या हो जाएगी, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, टैक्स बेस से, तो क्या बनाना है, DTL। श्योर। हाँ बच्चों, ये बुक कौन सी है, रवि अग्रवाल सर की। इन्होंने सारा कुछ MTP RTP सब कुछ क्या कर दिया, एक ही बुक में कर लिया। नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, इसको क्या कर लेना, डाउनलोड। और 2 सेक्शंस में होती है ये बुक। सेक्शन 1 में क्या होते हैं अलग क्वेश्चन, B2 में क्या होते हैं अलग। अब हम पहले सेक्शन 2 का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक एसेट जिसकी कॉस्ट कितने की थी, 150, कैरिंग अमाउंट कितने की है, 100। मतलब अकाउंट में ऑलरेडी कितने का डेप चार्ज कर दिया है, 50 का। क्यूमुलेटिव डेप फॉर टैक्स पर्पज इज 90। टैक्स में इसकी कैरिंग अकाउंट में कैरिंग अमाउंट कितनी है, 100। टैक्स के बेस कितने का होगा, टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाए तो कितना टैक्स अलाउ हो चुका है, डेप अलाउ हो चुका है 90। तो टैक्स बेस कितना होगा, 150 माइनस 90, 60। तो कैरिंग अमाउंट अब क्या है, ज्यादा है टैक्स बेस से तो क्या बनेगा, DTL। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो क्या बनेगा, DTL। कितने रुपए का, जो इसका डिफरेंस है कितना, 40 का 25%। ठीक है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी ने एसेट परचेज करी 1 लाख की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एसेट की कितनी है, 5 साल। और डेप रेट 20% है SLM। टैक्स में कितनी है, 25% SLM। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने के हैं, 1 लाख। टैक्स रेट कितना है, 30%। बुक वैल्यू फॉर फाइनेंशियल एंड टैक्स पर्पज और DTL कंप्यूट करो। तो फटाफट से बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी। अकाउंट्स में डेप की रेट कितनी है, 20% SLM। तो कितना हो जाएगा, पहले साल 80, फिर अगले साल 20 रुपए का डेप आएगा ना हर साल। तो कैरिंग अमाउंट 80, 60, 40, 20, 0। टैक्स बेस कितना आएगा, टैक्स की डेप रेट कितनी है, 25% SLM। तो 75, 50, 25, नील नील। अब कैरिंग अमाउंट कितने की आ गई, ये वाला इधर लिख दिया सारा, ये वाला इधर लिख दिया। टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस क्या है, कम है। तो डिफरेंस जो आएगा उस पर क्या बनेगा, DTL। क्योंकि असेट है, असेट है ना, डेप लग रहा है तो क्या है, असेट। और असेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो क्या बनता है, DTL। और ये कौन सी वाली DTL है, P&L के एक्सपेंस है क्या ये, नहीं, ये बैलेंस शीट वैल्यूज है। P&L में पहले साल कितने का एक्सपेंस आएगा, 1.5। अगले साल DTL फिर बढ़ाना है तो कितने का एक्सपेंस आएगा, 1.5। फिर बढ़ाना है, फिर बढ़ाना है। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंस में नेगेटिव आएगा। टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स लाइफ जो एक्सपेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। कौन सी वाली जगह नेगेटिव आएगा, लास्ट वाले साल में, यहाँ वाली जगह। ठीक है। और बाकी पहले 4 सालों में क्या आएगा, पॉजिटिव।
क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है ना, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। और इस साल में क्या होगा, एक्सपेंस नेगेटिव में आएगा। करंट टैक्स नहीं, डेफर्ड टैक्स। इसका इसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये बनाना ही नहीं था पी एंड एल एक्सट्रैक्ट। इसने सिर्फ क्या पूछा है, बुक वैल्यू और टीटीएल, टैक्स पर्पसेस के। पी एंड एल बनाना होता तब क्या करते हैं, इसको यूज करके करते। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लिमिटेड प्रिपेयर सीएफएस ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग इवेंट्स अफेक्टेड द टैक्स पोजीशन ऑफ द ग्रुप। एक बार फर्स्ट छोड़ रहा हूँ, पहले सेकंड पर आओ। जस्ट बिफोर 31 मार्च ईयर एंड, एक्स लिमिटेड ने कमिटमेंट किया, किसका, कि हम एम्प्लॉयज वगैरह को हटा देंगे, और क्लोजर कॉस्ट का कितने का प्रोविजन बना दिया, 20 लाख का। इंडेस 27 बोलता है कि आप 37 बोलता है कि आप बना सकते हो। कितने का प्रोविजन बनाया, 20 लाख का। इनकम टैक्स कहता है हम कमिटमेंट से अलाउ नहीं करेंगे। हम कब करेंगे, जब आप एक्चुअली क्या करते हो, क्लोज। अभी आपने अपने आप कमिट किया तो अकाउंट्स में आपने क्या बना दिया, प्रोविजन। लेकिन इनकम टैक्स कहता है अभी आपने बंद तो किया नहीं ना, आपने सोचा है, कमिटमेंट किया, तो हम ये डिडक्शन कब देंगे, आगे जाकर। तो मेरी एंट्री बताओ, मैंने एंट्री क्या डाल दी, पी एंड एल टू प्रोविजन। तो ये लाइबिलिटी है जिसकी कैरिंग अमाउंट कितने की आ रही है, 20 लाख। टैक्स बेस क्या है, नील, क्योंकि इनकम टैक्स अभी इसको एक्सपेंस मान ही नहीं रहा। इनकम टैक्स की बैलेंस शीट बनाऊं तो एक्सपेंस टू लाइबिलिटी अभी एंट्री डलेगी नहीं, कब डलेगी, बाद में। तो इनकम टैक्स, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एसेट की, ओ सॉरी लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो ये तो क्या बनता है, डीटीएल। ठीक है, एसेट की ज्यादा होती है तो डीटीएल, तो लाइबिलिटी है तो क्या बनेगा, डीटीए, 20 लाख का। टैक्स, ओहो सेकंड वाला, कैरिंग वैल्यू इतनी है, टैक्स बेस क्या है, नील, तो क्या बनाना पड़ेगा, डीटीए। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड ने कैपिटलाइज किया डेवलपमेंट कॉस्ट इनटेंजिबल वाले स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने रुपए का, 16 लाख का। कब से, 1 जनवरी से। ठीक है, बेनिफिट्स कब से स्टार्ट होंगे, 1 जनवरी से। और उसके बाद ये इसको 18 कर लो, ड्यूरिंग द ईयर 18। और उसके बाद क्या है, टैक्स में ये फुली डिडक्टिबल है, तो टैक्स में तो ये एक्सपेंस बन गया। तो टैक्स में तो इसकी एंट्री क्या डल गई, एक्सपेंस टू बैंक, तो पी&एल में चला गया। और अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट आएगी। और टैक्स बेस क्या है, और है क्या, ये इनटेंजिबल एसेट। तो एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हो तो क्या बनती है, डीटीएल। अब कुछ बच्चे इसको कितना करके मान के आ गए, कैरिंग अमाउंट 16 लाख, लेकिन 1 जनवरी 18 को स्टार्ट किया, और लाइफ कितने की है इसकी, 5 साल। तो इस बार 3 महीने का क्या लग जाएगा, डेप, क्योंकि हम 31 मार्च तक पहुंचेंगे तो कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, कम। तो ये याद रख लेना। तो 16 लाख की थी, 1/5 क्यों किया, 5 ईयर्स की लाइफ है, और इस बार का 3/12, तो कैरिंग अमाउंट 1520 है। और टैक्स बेस क्या है, नील है। टैक्स बेस नील है और कैरिंग अमाउंट 1520 है, तो कितने का, डीटीएल 1520 का। रेट दे रखी है 20% क्वेश्चन में लास्ट में। ठीक, हाँ बच्चों, इसका अब ये फोर्थ पार्ट। ऑन 1 अप्रैल एक्स लिमिटेड ने बोरो किया कितना, 1 करोड़, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितने की लगी, 2 लाख। और टैक्स डिडक्शन मिलेगी इस 2 लाख की। टैक्स में 2 लाख हाथों हाथ अलग हो जाएंगे। लोन 3 साल बाद के बाद पेबल है, इंटरेस्ट अभी कुछ भी नहीं देना। तीसरे साल के बाद इकट्ठे कितने रुपए देने हैं, इतने। तो बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं देना, 3 साल के बाद ऐसे देने। अब टैक्स की अकाउंटिंग तो सिंपल सी है। टैक्स कहते हैं कितने रुपए का खर्चा लग गया, 2 लाख का, तो एक्सपेंस टू कैश कितना कर दो, 2 लाख। और लोन कितने का आ गया, 1 करोड़। और लास्ट वाले साल में तुम दोगे कितना, 1 करोड़ 3 लाख, जो भी जितना भी दे रहे हो, 30 लाख। तो लास्ट वाले साल में क्या होगा, इतने रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो उस साल में फर्दर डिडक्शन लेना जो एक्स्ट्रा दे रहे हो। टैक्स की अकाउंटिंग क्या है, पहले ये बताओ। ये एक्सपेंस टू कैश, कैश टू लोन। और लास्ट वाले साल में क्या होगा, एंड में लोन 1 करोड़, और देने कितने हैं आपको, 130, 43, 800। तो बाकी क्या डाल देना, एक्सपेंस लास्ट वाले साल में। तो ये कह रहे लास्ट वाले साल में एक और क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, इतने की। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसे होती है, इस पर लगता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमें वापस कितने देने हैं, इतने। और नेट आए कितने, 98 लैक्स। 1 करोड़ का लोन है, 2 लाख के खर्चे लगे, तो मुझे नेट कितने रुपए मिले, भले ही बैंक से 1 करोड़ मिल भी जाएंगे तो क्या होगा, 2 लाख की बोरिंग कॉस्ट, वो अरेंज करने की भी कॉस्ट लगी, तो नेट कितने आ गए, 98 लैक्स, और वापस देने इतने। इन दोनों की EIR निकाल लो, 3 साल बाद ये पैसा देना हो और यहाँ लाना हो तो उसकी EIR निकाल लो। वो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि EIR एक लोअर रेट हायर रेट लेके निकालते हैं ना, वो कितनी आती है, 10%। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी,
बाय कैश 98 लैक्स, उस AIR से इस पर इंटरेस्ट लगाया, बीच में कुछ देना नहीं है, फिर उस AIR से फिर इंटरेस्ट लगाया, ये आ गया, अब तीसरे साल इंटरेस्ट लगा के ये चुका दिया। तो कैरिंग अमाउंट लोन की कितनी आएगी, 1 2, तीसरे साल नील, सॉरी कैरिंग अमाउंट ये वाली है नीचे वाली, ठीक है। अब टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाए तो वो लोन कितने का चल रहा है, इतने का। तो ये लाइबिलिटी है और कैरिंग अमाउंट क्या चल रही है, ज़्यादा। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। तो असेट होता है तो क्या बनता है, DTL। तो इसमें क्या बनेगा, DTA। तो ये DT है, अगले साल DT है, तो पहले साल भी टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, अगले साल भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको बनाना है DTA। ए बनाने के लिए क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट टू टैक्स एक्सपेंस। तो DTA और तीसरे साल ये DTA खत्म करनी है तो क्या होगा, एक्सपेंस टू, एंट्रीज क्या डलेगी पहले साल, DTA टू टैक्स एक्सपेंस, अगले साल भी है, और अगले साल टैक्स एक्सपेंस टू DTA। पहले साल कितने से आएगी, इस अमाउंट से, दूसरे साल इन दोनों के डिफरेंस से इतने की, और तीसरे साल पूरी है, राइट। अब हमसे तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का पूछा है, तो DTA कितने की आएगी, 780 की। DTA कितने की आएगी, 780 की, पक्का। 780 का 20%, ठीक है। 780 तो क्या था, डिफरेंस, पक्का। बच्चों ये 7th का फर्स्ट पॉइंट बाकी है, बाद में कराऊंगा, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, DTA ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब हमने किसी को खरीद लिया, तो DTA DTL का क्या रूल रहेगा, इसको समझते हैं फटाफट से। एसेट की कैरिंग अमाउंट एक्वायरी की बुक में कितनी आ रही है, 100। टैक्स बेस उसका कितना चल रहा है, 90। टैक्स बेस उतना 90 चल रहा है, मतलब एक्वायरी को कितना डेप लेना बाकी था उस एसेट पे, 90 रुपीज का। उसकी बुक में कैरिंग अमाउंट कितनी चल रही थी, 100। टैक्स बेस कितना था, 90। तो टैक्स बेस एसेट का क्या होता है, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर टैक्स बेस का मतलब क्या हो गया, WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही तो हो गया। इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में वो कितने की आ रही है, तो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट 90 था उसका। समझ रहे हो क्या ये बात, कि एक्वायरी को आगे कितने की डिडक्शन लेनी बाकी थी इसकी, 90 की, बट उसके अकाउंट में कितने की आ रही थी, 100 की। अब हम उसकी फेयर वैल्यू कितने की है, 50, और हमने पीसी कितना दिया है, 90। अगर कोई DTA DTL का इम्पैक्ट ना हो तो हम एसेट कितने पर लाएंगे, फेयर वैल्यू पे। बिजनेस कॉम्बिनेशन में सारी चीजें किस पर आती है, फेयर वैल्यू पे। पीसी हमने कितना दिया है, 90, तो गुडविल कितने की आ गई, 40। अब ध्यान से समझना, लोग खरीदते ही क्यों है। ये एसेट मैं मार्केट में खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा तो मुझे, नहीं खरीदता बाजार से, तो मुझे 50 रुपए की पड़ती है ऐसी एसेट, तो क्या होता, मुझे आगे अकाउंट्स में डेप भी कितने का मिलता, 50 का। लेकिन इससे खरीद लूंगा तो क्या होगा, मुझे डेप कितने का मिलेगा, 90 का। देखो मैं अंबानी हूँ, ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, इसकी बुक में एसेट 100 की आ रही है, लेकिन उसकी WDV इनकम टैक्स में कितनी रिडक्शन लेनी बाकी है, 90। लेकिन ये एसेट कवार्ड हो चुकी है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 50। तो मैं इस एसेट को 50 पे खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे ये एसेट आगे डेप कितने का दिलाएगी, बाजार से मैंने मान लो ये एसेट खरीदी, ये प्लांट है 100 रुपए का, तो आगे मुझे इनकम टैक्स में डिडक्शन भी कितने की मिलती है, डेप की फॉर्म में 100 रुपए की। तो मैंने 100 रुपए की खरीदी, लेकिन मुझे 30 रुपए का आगे डेप मिल जाएगा, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी 100 के 100 की, तो 30 रुपए का टैक्स बच जाएगा या नहीं। लेकिन मैं एसेट खरीदूं कितने की, 50 की, लेकिन मुझे डेप कितने का मिलेगा, 90 का मिलेगा। एसेट तो मैंने 50 की खरीदी है, लेकिन उसकी WDV अमेलगमेशन में मेरी क्या बन जाती है, WDV। तो ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा हो गया ना। बोलो, मैं ये भी तो सोच रहा हूँ ना कि एसेट खरीदी है 50 की, लेकिन इनकम टैक्स में मुझे डेप कितने का मिलेगा, 90 का इस एसेट पर। तो मुझे क्या होगा, तो मैं एक्स्ट्रा रुपए कुछ इसके लिए भी तो दे ही दूंगा ना। तो सारा जो हमारा अनअलोकेबल कंसीडरेशन होता है वो हम किस में डाल देते हैं, गुडविल में। तो एएस कहता है ऐसे नहीं, एसेट खरीदी 50 की, आपको भी पता है कि आप कहीं से भी 50 रुपए की एसेट खरीदते हो तो आपको टैक्स में डिडक्शन 50 की ही मिलती है। मैं मार्केट से लैपटॉप खरीदूं 1 लाख का, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे डैप कितने का मिलता है, 1 लाख। तो 50 की खरीदते हो तो 50 की मिलती है, बट ये एसेट आपको कितने की रिडक्शन दिलाएगी, 90 की। तो ये एसेट आपको 40 इंटू 30, 12 रुपए का आगे क्या करेगी, एक्स्ट्रा टैक्स एडवांटेज देगी। तो आप DTA और रिकॉर्ड करो 12 की, और क्या करो, बचा हुआ गुडविल में डालो। अनअलोकेबल कंसीडरेशन कितने का है, 28 का ये, ठीक है। अब इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए आपको करना क्या है, कैरिंग अमाउंट लिखिए आपने, आपकी बुक में इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, एसेट की 50।
आप अपनी कैरिंग अमाउंट कितना मानोगे, जितने में अपने पे ला रहे हो तो ये कैरिंग अमाउंट है। आपका टैक्स बेस क्या है, ये एसेट आगे डिडक्शन कितने के, इनकम टैक्स में तो इसकी वैल्यू अभी भी कितनी चलेगी 90, क्योंकि पुरानी कंपनी की डब्ल्यूडीवी एज इट इज किसकी डब्ल्यूडीवी बन जाती है हमारी, तो टैक्स बेस 90 है। अब कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है। असेट के केस में अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो डीटीएल बनता है, और कैरिंग अमाउंट कम है तो क्या बनेगा, डीटीए। तो वही रूल बेस चलो और डीटीए बना दो कितने का, 12 का। और ये डीटीए पी&एल से नहीं जाएगा, सीधा किस में एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल में। तो आप पहले क्या करो, सारी एसेट्स लिख लो, फिर पीसी लिख लो, सेम वैसी एंट्री करो, सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पर, फिर पीसी, फिर डीटीए या डीटीएल निकाल लो। डीटीए डीटीएल कैसे निकालोगे, आप अपनी कैरिंग अमाउंट क्या लोगे, फेयर वैल्यू, जितने पे आपने एसेट रिकॉर्ड करी है। आप अपनी कैरिंग अमाउंट क्या लोगे, फेयर वैल्यू, जितने पे आपने एसेट्स रिकॉर्ड करी है। और क्या करोगे, टैक्स बेस क्या लोगे, पुरानी कंपनी की डब्ल्यूडीवी, क्योंकि उसी की रिडक्शन मिलनी है मुझे आगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो बुक में वही चल रही है ना, पक्का, पुरानी कंपनी की डब्ल्यूडीवी। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बना दो, रूल के हिसाब से, अगर कैरिंग अमाउंट कम है तो डीटीए बनती है, तो क्या होगा बोलो, डीटीए बना दो। बस डिफरेंस किस में एडजस्ट कर देना, गुडविल में। गुडविल को लास्ट में लिखना, बैलेंसिंग फिगर्स। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पर आने वाली डीटीए डीटीएल किसके थ्रू नहीं बनाई जाती, पी&एल के थ्रू, वो किसके थ्रू बनाई जाती है, गुडविल के थ्रू, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट किस में चला गया, गुडविल में। फटाफट से अब कैरिंग अमाउंट क्या माननी है, फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट को क्या मानना है, फेयर वैल्यू पर लाए हो तो वही आपकी कैरिंग अमाउंट, तो वही फेयर वैल्यू है। टैक्स बेस क्या लेना है, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स ऑफ एक्वायरी। लेकिन अगर वो नहीं दी तो उसकी कैरिंग अमाउंट को क्या मान लेंगे, टैक्स बेस। अगर ये नहीं दिया होता तो मैं क्या मान लेता, यही टैक्स बेस है, उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वही डिडक्शन लेनी बाकी है। पक्का डीटीए डीटीएल किससे क्रिएट होगा, गुडविल से। तो तीन ही बातें याद रखनी है। पहला क्या है, आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है, जितने पर आप उसको लाए हो वो है फेयर वैल्यू। टैक्स बेस क्या है, पुरानी कंपनी की डब्ल्यूडीवी, वो नहीं दिया तो क्या कर लो, पुरानी कंपनी की कैरिंग अमाउंट ही क्या मान लो, टैक्स बेस। और फिर डीटीए डीटीएल किससे होगा, पी&एल से नहीं आएगा, किससे आएगा, गुडविल से। रूल वही रहेंगे, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो क्या होगा, डीटीएल। असेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डीटीएल। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज है एक्वायरी की बिजनेस कॉम्बिनेशन। फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्हीं फेयर वैल्यूज पर ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरी बुक में नेट एसेट कितने की आएगी, 1 2 3 डेबिट और ये क्रेडिट, 2 पीसी। प्लांट इन्वेंट्री डेटर डेबिट, 2 डिबेंचर और 2 पीसी, इतना लिख लेना पहले, किस पर, फेयर वैल्यूज पर। अब बताओ फेयर वैल्यू क्या बन चुकी है अब, कैरिंग अमाउंट। मेरी बुक में तो यही क्या है, कैरिंग अमाउंट। और पुरानी कंपनी की कैरिंग अमाउंट को क्या मानना पड़ेगा, टैक्स बेस, क्योंकि अलग से दिया नहीं हुआ है। तो 250 कैरिंग अमाउंट है, और ये क्या है, टैक्स कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस क्या है, ज्यादा है ना, तो क्या बनेगा, कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, तो असेट का क्या बनेगा, डी ए। दूसरे में भी कैरिंग अमाउंट कम है तो डी ए। तीसरे में भी कैरिंग अमाउंट कम है तो डी ए। लाइबिलिटीज में बराबर ही है। तो कितने रुपए का डीटीए बनाना पड़ेगा, 10 15 और 10 25 रुपए का। तो 25 रुपए का पहले एक डीटीए एक्स्ट्रा डेबिट डाल देना, बचा हुआ किसमें डाल देना, गुडविल में। तो इसकी गुडविल आ रही थी 30, क्योंकि डीटीए कंसीडर ही नहीं कर रहा था। तो 25 का 30% क्या बना दिया, डीटीए, तो गुडविल उतनी क्या हो गई, कम हो गई। पक्का। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एंटिटी एच ने एक्वायर किया 100% शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी एस। उसको मिला ही नहीं है, उसकी शेयर कैपिटल एक्वायर कर ली। मतलब क्या, सब्सिडरी बना के चलाएंगे, ठीक है, क्या बनाकर चलाएंगे, सब्सिडरी। लेकिन हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जब कंसोलिडेटेड करते हैं तो कंसोलिडेशन वाले टाइम तो हम उसके एसेट्स मिला ही लेते हैं ना। तो इसमें अब बताओ, फेयर वैल्यूज दी हुई है तो ये क्या बन जाएगी, कैरिंग अमाउंट। और टैक्स बेस दिया हुआ है, मतलब पुरानी कंपनी की डब्ल्यूडीवीज दी हुई है। तो इस बार इन बुक वैल्यू को क्या नहीं मानना, टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट ये है, टैक्स बेस है। तो टैक्स बेस कौन से वाले ले लिए, ये वाले। और फेयर वैल्यू क्या है, कैरिंग अमाउंट। इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, डीटीए डीटीएल। अब तो ये क्वेश्चन में एक तो नई बात क्या है, ये टैक्स बेस अलग से दिए हुए हैं तो इसको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, टैक्स रेट्स दे रखी है, एच की और एस की। एच मतलब होल्डिंग की, एस मतलब सब्सिडी, 30 और 40। तो डीटीए डीटीएल किस रेट से बनाने हैं, सब्सिडी के जुरिस्डिक्शन से। क्यों, क्योंकि मैं इंडियन कंपनी हूं मान लो, और मैंने क्या किया, पेप्सी यूएसए को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो वो चल तो वहीं रही है, जैसे टाटा ने जैगवार लैंड रोवर वहां एक्वायर कर ली, तो वो चल तो वहीं रही है, टैक्स तो वहां के रेट से ही भरने पड़ेंगे ना। तो एच के जुरिस्डिक्शन से नहीं बनाने, किससे बनाने, एच के, सॉरी, एच वाले का काम का नहीं, 30 काम का नहीं है, किससे बनाने, डीटीए डीटीएल 40 से। पक्का।
अब बच्चों ये इलिस्ट्रेशन 13 है, ये किसका है, लीज के साथ का है, डीटीए डीटीएल का इम्पैक्ट। 1 अप्रैल को एच लिमिटेड ने लीज पर ली मशीन एक, और प्रेजेंट वैल्यू लीज लायबिलिटी की कितनी है, ये। तो अब एच लिमिटेड जिसने लीज पर ली होती है ना, मतलब लेसर या लेसी 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 की बुक में हमेशा एंट्री क्या डलती है, आरओयू टू लीज लाइबिलिटी। वो आने वाली सारे जितने भी क्या देने होते हैं रेंट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता है एग्रीड रेंटल की, और क्या एंट्री डालता है, आरओयू टू लीज लाइबिलिटी, और इस पर आगे पीपी लगाता है, इसको इंटरेस्ट लगा लगा के आगे बढ़ता है। तो वो कितने की आ गई, 120। तो आरओयू आ गई 120 की, और 5 सालों में उस पर क्या लगा रहा है, डेप्रीशिएशन। तो 1 साल बाद आरओयू की कैरिंग अमाउंट क्या रह जाएगी, 120 माइनस 125 डिवाइड बाय 5, तो 96। अब लीज लाइबिलिटी कितने की आ गई, 120 की। इस पर ये क्या लगाएगा, जिस रेट से डिस्काउंटिंग की है उस रेट से इंटरेस्ट, और इधर क्या हो जाएगा, टू कैश, जितना वो क्या कर देगा पे, 30 करोड़ ये क्या कर रहा है पे। तो लीज लाइबिलिटी में क्या आ गया, बाय साइड में क्या आ गया, बाय आरओयू बाय इंटरेस्ट, और माइनस क्या कर दिया, टू कैश। तो ये लीज लाइबिलिटी में माइनस कर दिया, तो कितने का आ गया, 99.6। तो असेट इतने की आ गई और लाइबिलिटी कितनी ज्यादा की आ रही है, लाइबिलिटी ज्यादा की आ रही है, तो नेट निकाल लिया कि लाइबिलिटी है। अब इनकम टैक्स ये आरओयू धारयू मानता नहीं, वो तो क्या मानता है, जैसे किराया दे दिया एक्सपेंस, तो इनकम टैक्स तो 30 करोड़ की एंट्री क्या डालता है, एक्सपेंस टू कैश। तो इनकम टैक्स की बुक में ना तो असेट आरओयू है ना लीज लाइबिलिटी है, तो इन दोनों की क्या है, टैक्स बेस क्या है, जीरो। तो नेट क्या आ रहा है पहले तो बताओ, लाइबिलिटी। बुक में कैरिंग अमाउंट नेट क्या आ रहा है, लाइबिलिटी। अलग अलग भी बनाओ तो दोनों का टैक्स बेस क्या है, नील नील। इसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इसकी भी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो नेट कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी की कितनी ज्यादा है, 3.6। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स बेस से लाइबिलिटी के केस में तो क्या बनाते हैं, असेट। तो इसलिए इसने इसके ऊपर कितना बना दिया, असेट बना दी, कितने की, 30%। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, ए लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है, 100, और टैक्सेबल प्रॉफिट कितने के है, 104। टैक्स कितने पर भरना पड़ रहा है, 104 पर, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है, 100। डिफरेंस किस वजह से है, 1 फेब को हमने एक मशीन खरीदी थी 120 की, और डैप हमने मंथली बेसिस पर चार्ज किया मशीन पर अकाउंटिंग पर्पज के लिए। अकाउंट्स में तो मंथ के हिसाब से चलता है जितना यूज हुआ है, बट अंडर टैक्स लॉ मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 मंथ्स। मशीन की यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है दोनों में, इंडेस के लिए भी और टैक्स पर्पज के लिए भी। उसके बाद में एक्सपेंस किया था 8000 का चैरिटेबल डोनेशन का, जिसकी टैक्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टेकिंग नेसेसरी एंट्रीज टेकिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स इनटू अकाउंट। टैक्स रेट कितना है, 25%, और रिकंसिलेशन भी बनाकर बताओ, नंबर में भी और ये अमाउंट में। तो पहले तो बताओ अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, 100। कहाँ दिया हुआ है, 100। टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ क्या हो रहा है, डिसअलाउ। तो एक तो डोनेशन डिसअलाउ हो रही है 8 की, और डैप कैसे हो रहा है, अकाउंट्स में कितना डैप आएगा बताओ, 120 की एसेट है, लाइफ कितनी है 10 साल, तो साल का कितना आ गया 12, और अकाउंट्स में कितने महीने यूज किए, 2 महीने। तो अकाउंटिंग डैप कितने, 120 डिवाइड बाय 12, 10 साल, ये तो साल का हो गया। तो अकाउंट में तो 2 महीने का आएगा 2, और टैक्स क्या कह रहा है, सीधा 6 महीनों का दूंगा, तो 6। तो जब मैंने ये प्रॉफिट निकाले हैं, इसमें कितना डैप चार्ज किया हुआ है, 2। तो इनकम टैक्स 2 तो डिसअलाउ कर देगा, और 6 अलाउ करेगा, तो 4 एक्स्ट्रा अलाउ कर रहे। समझ रहे हो क्या। तो इसलिए टैक्सेबल प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, 104। अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं 100। 8 का क्या हो गया, डोनेशन डिसअलाउ हो गया, और अकाउंटिंग डैप कितना है, 2। वो प्लस कर देगा और अपना डैप माइनस कराएगा, तो नेट कितना माइनस कराएगा, 4। अब करंट टैक्स कितने का आता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो 104 का कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, पी एंड एल टू करंट टैक्स। करंट टैक्स की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस में आएगा ना वो। तो ये एक तरह से क्या बनाया इसने, लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस डाल दिया, और करंट टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से आ गया। अब डेफर्ड टैक्स किसके हिसाब से आएगा, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के हिसाब से। तो कैरिंग अमाउंट कितने की है, असेट की। हमने कितना डेफ क्लेम किया हुआ है,
कितनी रहेगी 118। टैक्स बेस कितना है 6 डेप माइनस करके 114। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे, टैक्स बेस से, तो क्या बनेगा DTL कितने रुपए की 4 के ऊपर 25%। उसका क्या किया सर डोनेशन का, डोनेशन की कैरिंग अमाउंट भी नील है, टैक्स बेस भी नील है, जो इनकम टैक्स अब भी खर्चा नहीं मान रहा तो वो कोई एंट्री नहीं डाल रहा। और अकाउंट्स में हमने क्या एंट्री डाली है, एक्सपेंस टू कैश, तो बैलेंस शीट में ना एसेट आ रही ना लाइबिलिटी। पक्का, एक तरह से वो क्या होता है परमानेंट डिफरेंस होता है। पक्का, क्या कर रही हो, ये दो समझ में आ गया। अब रिकंसिलेशन कैसे करना है, प्रॉफिट अकाउंट्स में कितने आ रहे हैं 100, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं 100, और टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है 26 रुपए का करंट टैक्स आ रहा है। एप्लीकेबल टैक्स रेट तो 25 ही पड़ती है, तो 100 का 25% क्या आना चाहिए 25 से आना चाहिए। और मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है 26 + 1 27। वो किसकी वजह से आ रहा है, जिसकी मुझे डिडक्शन नहीं मिल रही। जिसका डेफर्ड टैक्स बन जाता है उसका क्या नहीं होता, उसकी वजह से डिफरेंस रहता नहीं। किसकी वजह से डिफरेंस रह रहा है, वो 8 लाख का क्या है, जो परमानेंट टाइप का डिफरेंस है ना, कि 8 के 25% पर एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, वो ही एक्स्ट्रा लग रहा है। 100 पहले क्या लोगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स रेट लगा दो, इतना तो लगना ही चाहिए था। एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो डिसअलाउ हुआ है उसका 2% 27, उसका 25% 2 रुपए एक्स्ट्रा लग गया 27। जिसका DTL बन जाएगा ना, वो रिकंसिलेशन का पार्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ ये इसका नेट 30% क्यों बन गया, याद है ना ये वाला एग्जांपल जहां से स्टार्ट किया था। इनकम टैक्स ने डैप अलाउ करा के क्या कर दिया, पूरी कॉस्ट ही अलाउ कर दी। तो इनकम टैक्स ने अकाउंटिंग प्रॉफिट से कितने कम कर दिए 75। तो ये 75,000 का 7500 का 30% कम हो गया। इसका 30% ये क्यों बन रहा है, वजह क्या है देखो, ये था यहाँ पर, इसमें से कितने कम हो गए 7500। तो 7500 का 30% कम करंट टैक्स लगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट का 30% क्यों नहीं बैठा, क्योंकि करंट टैक्स क्या हुआ 7500 का 30% कम लगा। लेकिन उतना ही जिसका DTL बन जाता है 75% का 30% वहां से आ गया। तो 70 इसके अंदर क्या है 97,500 की बजाय कितना है, इसको नेट करोगे तो 90,000 ही है ना। 97,500 का 30% नहीं है, ये वाला 30% एग्जैक्टली क्यों बन रहा है, क्योंकि ये कितना है 90,000 का 30%, 75 का कम टैक्स लिया इनकम टैक्स वाले ने, लेकिन उतने का मैंने क्या कर दिया वहां से चार्ज कर दिया, उतने का मैंने 75 का DTL बना के बराबर कर दिया। तो जिन आइटम्स पर DTL बन जाता है उसका क्या होता है, उसका क्या होता है रिकंसिलेशन का पार्ट बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम टैक्स यहाँ पर क्या कर रहा है 75 पर कम टैक्स ले रहा है। तो ये 90,000 का कितने परसेंट है 30%। तो 75 का 30% यहाँ आ गया, ये देख लो 75 का क्या है 30%। तो जिन चीजों की आगे पीछे रिडक्शन मिलती है उसी के लिए तो हम क्या बनाते हैं DTL। तो वो तो रिकंसिलेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी ना अब मिली ना आगे मिलने वाली, उसका वो क्या होगा, उसकी वजह से टैक्स रेट क्या पड़ रहा है ज्यादा। डेप अभी कम ज्यादा हो रहा है तो उतने का तो हमने DTL बना दिया। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का कितने परसेंट पड़ना चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट का कितने परसेंट टैक्स आना चाहिए, जो टैक्स रेट है वो आना चाहिए। लेकिन क्या है कुछ चीजें ऐसी है जो परमानेंट टाइप की है, जैसे पेनल्टी पे कर दी, कोई एक्सपेंस कैश में पे कर दिया 10,000 से बड़ा, तो उनकी वजह से हमारा टैक्स का रेट क्या हो जाएगा ऊंचा हो जाएगा। तो जो कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसकी वजह से क्या हो गया, वो खर्चा उस पर टैक्स रेट लगा दो तो क्या हो जाएगा टैक्स एक्सपेंसिव। पक्का। और दूसरा तरीका क्या है, एप्लीकेबल टैक्स रेट हमारी है तो कितनी 25, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी पड़ गई 2%, इसकी वजह से क्या पड़ गई एक्स्ट्रा, तो कितना आ गया 27% पड़ गया। हाँ बच्चों सुनो, नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस पेबल कितने हैं 10,000, बोनस पेबल कितने का है 1,000। बोनस पेबल क्या है 43B में अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स में, बोनस एक्चुअली क्या करना पड़ता है पे, लेकिन अकाउंट में तो मैं पेबल डाल ही सकता हूँ, दे दूंगा बाद में। अकाउंट में तो करंट ईयर का ही एक्सपेंस है। फिर मेरी पेनल्टी भी लगी 500, तो मेरे प्रॉफिट कितने आ गए अकाउंटिंग प्रॉफिट 9500 8500। इनकम टैक्स के पास टैक्स देने गया तो वो करंट टैक्स कैसे ले रहे, वो कह रहे 85 में पहले पेनल्टी डिसअलाउ करा दो,
और फिर ये बोनस भी डिसअलाउ करा दो। वो बोनस क्यों डिसअलाउ कर रहा है? एक्चुअली पे नहीं हुआ, तो उसने उसका 30% ले लिया। अब मैंने डेफर्ड टैक्स के लिए क्या देखा, इसकी तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस दोनों ही नील है। अकाउंट में भी क्या एंट्री डाली है, एक्सपेंस टू कैश, तो बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी आई नहीं रही, और टैक्स बेस भी कुछ नहीं है, वो तो उसको एक्सपेंस मानता ही नहीं। लेकिन किसकी, बोनस पेबल की मेरी अकाउंट में क्या आ रही है, लाइबिलिटी, कैरिंग अमाउंट कितने की आ रही है, 1100। इनकम टैक्स ने उसको अभी एक्सपेंस माना ही नहीं है, तो उसका क्या आ रहा है, टैक्स बेस नील आ रहा है। इनकम टैक्स में बोनस पेबल की भी कोई एंट्री नहीं डाली। इनकम टैक्स तो कहता है मेरे लिए प्रॉफिट क्या है, 10,000 है, ना ये खर्चा ना ये खर्चा, बोलो। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसका क्या है, टैक्स बेस नील है। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो डीटीएल बनाते हैं असेट का, तो लाइबिलिटी का क्या बनेगा, डीटीए। तो कितने का डीटीए वापस बन ही गया, 1000 का 30%। अब देखो इनकम टैक्स ने यहाँ 1000 प्लस किया, करंट टैक्स में 1000 प्लस किया, तो डेफर्ड टैक्स के थ्रू 1000 का 30% वापस क्या हो गया, माइनस। एक्स्ट्रा किसकी वजह से बढ़ रहा है, इस 500 का 30%। जिनका डीटीए डीटीएल वापस बन जाएगा, इस पार्ट का डीटीए डीटीएल बन गया, तो इसी का ही तो नहीं बना, तो एक्स्ट्रा किसका बढ़ता है, सिर्फ जिनके हम डीटीए डिटेल नहीं बनाते। बाकियों का तो क्या हो जाता है, यहाँ 1000 का 30% एक्स्ट्रा लगा है करंट टैक्स में, तो डीटीए डिटेल के थ्रू 1000 का 30% वापस क्या हो गया, माइनस। अब मैं कहूँ कि रिकनसाइल करके दो कि 10,000 पर कितना टैक्स लगना चाहिए मेरा, 30%। अकाउंटिंग इनकम कितनी है, सॉरी 8500 बिफोर टैक्स, तो 85 का 30% टैक्स पड़ना चाहिए, कितना आएगा, कितना, 2550। बट आप टैक्स एक्सपेंस 2700 क्यों कर रहे हो, आपका 150 एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने ये एसटीसी कराई है, पेनल्टी पे करी है, उसका 30% एक्स्ट्रा लग गया। तो आप अकाउंटिंग प्रॉफिट का क्या लिखा करो, 30%। फिर जिनके डिटेल बना दिए उनका नहीं, बाकियों का कितना है, 30%। पक्का? हाँ बच्चों, कंडीशंस फॉर क्रिएटिंग डीटीए। डीटीए क्रिएट करने की क्या होती है, शर्त। ये शर्तें डीटीएल के लिए नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, पहले सुनो। डीटीएल बनाते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, टैक्स एक्सपेंस जो पीएनएल में डालता है टू डीटीएल, एक्सपेंस ही तो बढ़ा रहे हो। डीटीए करने का मतलब क्या है, असेट बढ़ा रहे हो एक तो, और दूसरी तरफ क्या है, एक्सपेंस कम कर रहे हो, एक तरह से पीएनएल बढ़ा रहे हो। तो डीटीए क्रिएट करते हो तो आप इनकम बुक करते हो ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपेंस, तो ये आप एंटी प्रूडेंस काम कर रहे हो। ये तो भले ही क्या कर रहे हो, लॉस ही तो बुक कर रहे हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, आप इनकम बुक कर रहे हो। तो इसके लिए एएस थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रूडेंट, और क्या बोलते हैं, इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी होगी तभी क्या करूंगा, डीटीए। फ्यूचर में आपके पास क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। अगर आपके पास फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप डीटीए नहीं करोगे। सुनो ध्यान से बात, एक बोनस पेबल आ रहा है मेरी बैलेंस शीट में, तो कैरिंग अमाउंट है उसके, टैक्स बेस उसका क्या होता है, नील। क्यों नील होता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाओ तो इनकम टैक्स एक्सपेंस टू पेबल सब मान लेता है, लेकिन कौन से नहीं मानता है, 43B वाले। और बोनस क्या है, 43B वाला है, बोनस टू पेबल। तो इनकम टैक्स ये मानता ही नहीं है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स बेस। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस क्या है, कम, किसका, लाइबिलिटी का, तो क्या बननी है, डीटीए। ठीक है, पूरा पीएनएल सोचो, प्रॉफिट बिफोर बोनस कितने के, 500, बोनस कितने का है, बोलो, 100 का। तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना रह गया, 400। करंट टैक्स कितने पर आएगा, इनकम टैक्स कहेगा 400 में कितना डिसअलाउ कर दिया मैंने, 100, क्योंकि अभी तुमने पे किया नहीं है, 150। तो मैं 100 के ऊपर वापस डीटीए बनाकर क्या कर दूंगा, ये 100 के ऊपर वापस क्या बनाऊंगा, डीटीए। यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या बनाऊंगा, डीटीए। तो मैं अपना ये कम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, इनकम टैक्स से, अब इसका लॉजिक से समझना कि मैं इनकम टैक्स को कह रहा हूँ तुम अभी ज्यादा टैक्स ले रहे हो, बोनस क्या करा रहे हो, डिसअलाउ। आगे जब मैं बोनस पे कर दूंगा तो तुम अलाउ कराओगे, उस समय मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, कम। तो इस वजह से क्या बननी चाहिए, डीटीए। फ्यूचर में टैक्स एडवांटेज है, बननी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त क्या है, फ्यूचर में टैक्स देना होगा तब ना, अगले साल में मेरे पास प्रॉफिट ही ना हो तो, अगले साल में मेरे पास लॉस है, तो जब मैं बोनस पेबल पे भी करूंगा तो क्या होगा, टैक्स भरना ही नहीं। या अगले साल में मेरे टैक्स फ्री करते जा रहे, मैं हुई टैक्स फ्री एंटिटी। टैक्स फ्री का मतलब मेरे पे टैक्स लगता ही नहीं है, मैं JNK में काम कर रहा हूँ या कहीं और काम कर रहा हूँ, तो अगले साल टैक्स देना ही नहीं है, तो फिर क्या टैक्स एडवांटेज है,
टैक्स एडवांटेज तभी हो सकता है ना इस बोनस का कि आप पे करोगे, हम अलाउ करा देंगे तो आपका आगे का टैक्स कम होगा, इस वजह से बनता है, रूल के हिसाब से भी बन रहा है। लेकिन बनाऊं क्यों जब आगे टैक्स ही नहीं देना? अगले साल से मेरी एंटिटी के टैक्स फ्री है, या अगले साल मेरे को ह्यूज एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करनी है जिससे मेरे पास क्या है, टैक्स भरना ही नहीं है जब मैं इस बोनस को चुकाऊंगा, तो फिर आपको डीटीए नहीं बनानी। आपके पास फ्यूचर में टैक्स भरना होगा तभी तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट्स का एडवांटेज ले पाओगे, उनकी रिकवरी कब कर पाओगे? ये जब बोनस चुकाऊंगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और मेरा टैक्स क्या हो जाएगा, कम। लेकिन टैक्सेबल इनकम ही ना हो तो क्या सर कम होगा? तो पहली शर्त क्या, आपके पास टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। दूसरी भी बताता हूँ, तीसरी क्या है, टैक्सेबल इनकम नहीं है तो भी आप टैक्स प्लानिंग करके क्या कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो भी आप कर दो किसी भी तरह से टैक्स प्लानिंग करके। जैसे ऐसे मान लो कि मेरे पास एक लैंड पड़ी है, कितने की, 100 की, और मैं उसको कितने में, फेयर वैल्यू उसकी कितनी हो चुकी है, 150। मैं लैंड बेचना भी नहीं चाहता, मैं क्या नहीं करना चाहता, लैंड सेल नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है, मैं इसको एक दिन के लिए बेच के वापस खरीद लेता हूँ, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड, कितने का, 100। प्रॉफिट आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स, कितने का, 50 का। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया ना। और फिर आगे वापस क्या कर दूंगा, इसको खरीद लूंगा, कितने में, 150 में। जिसको बेचिए उससे वापस क्या खरीद लूंगा, 150। लेकिन मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया या नहीं? तो टैक्स भरना होगा तो मैं फिर क्या कर लूंगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम नहीं है लेकिन टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज करके क्या कर लूंगा, टैक्सेबल प्रॉफिट बना लूंगा, जिससे मैं इस डीटीए का क्या ले पाऊं, एडवांटेज। डीटीए का एडवांटेज तभी ले सकते हो जब आगे आपके टैक्सेबल इनकम हो। तो टैक्सेबल इनकम वैसे तो नहीं है लेकिन मैं टैक्सेबल प्रॉफिट बना सकता हूँ। मैं लैंड से भी हाथ नहीं धो के बैठा, क्यों नहीं धोआ, बोलो समझो। ये कड़ा मैंने खरीदा था कितने रुपए का, 10,000 का, आज हो गया मान लो 50,000 का, तो 50 में बेचते ही इनकम आ गई 40,000 की टैक्स की नजरों में, और वापस 50 में ही खरीद लिया, तो क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट तो बना ही लिया ना, उसके अगेंस्ट क्या कर लूंगा, इसको सेट ऑफ, पक्का। और तीसरा क्या है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो। अभी ये बताता हूँ, एक मिनट, पहले हम किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड का। अभी सेकंड वाला बताता हूँ, पहले हम किसका क्वेश्चन करेंगे, थर्ड का। अब थर्ड का क्वेश्चन क्या है, सुनो। अब जब आप लैंड बेच के वापस लैंड खरीदोगे तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज और भी लग जाएगी, तो कुछ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज की क्या होती है, कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इलिस्ट्रेशन 17, एंटिटी के पास डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है, कितने का, 50,000 का। कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है जिसके अगेंस्ट, तो ये कौन सी शर्त पूरी नहीं हो सकती, 2 नंबर शर्त, जो अभी आपको समझाई नहीं है। 2 नंबर शर्त क्या थी, कि टैक्सेबल इसके पास क्या हो, टेम्परेरी डिफरेंस। अभी समझाई नहीं है लेकिन 2 नंबर शर्त पूरी नहीं है, पहली शर्त भी पूरी नहीं है, आगे फ्यूचर में प्रॉफिट भी नहीं है। लेकिन क्या है, एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके कितने का प्रॉफिट बना लेगी, 60,000, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी में लगेगी, 12। तो नेट प्रॉफिट कितने का बन पाएगा, 48 का। और डीटीए मुझे कितने की बनानी है, 50। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस को एक बार क्या मान लो, डीटीए बनानी है। अभी समझा रहा हूँ ये वर्ड। इसको क्या मान लो कि हम डीटीए बनाना चाहते हैं, कितने की, 50 की। तो 3 में से 2 शर्तें पूरी नहीं हो रही, ये वाली कौन सी है, सेकंड, जो अभी समझाई नहीं है। एंटिटी के पास फ्यूचर में प्रॉफिट भी नहीं है लेकिन टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है, थर्ड कंडीशन पूरी हो रही है, जिससे नेट प्रॉफिट कितना जनरेट होगा, 48 का। तो हम 50 के ऊपर बनाएंगे या 48 के ऊपर बनाएंगे, 48 के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे, और अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाएगी, कितने की, 2,000 का 30%। तो सारी डीटीए नहीं बन पाएगी, कितने की बन पाएगी, 48 की। बच्चों जब भी क्या बनाना है, डीटीएल, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अभी टैक्स नहीं लग रहा, आगे जाकर क्या लगेगा, ज्यादा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल डिफरेंस। और टेम्परेरी का मतलब आगे जाकर रिवर्स होना। और डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हैं तो क्या होगा, आगे इसकी डिडक्शन मिलेगी, इसलिए क्या बोलते हैं, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या है, आपके पास डीटीए, और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब आगे जाकर क्या है, डीटीएल। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, कि यहां पर क्या है, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब डीटीए, पक्का। अब आप बताना एक बार, डिडक्टिबल बोलोगे या टैक्सेबल, जब भी आपको असेट बनानी आए तो क्या बोलना, डिडक्टिबल। ये असेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट क्या है, 100, और टैक्स बेस कितना है, 120। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एसेट की, तो क्या बनेगा, डीटीएल।
₹20 का है ऊपर टैक्स रेट का, और डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर क्या बनेगा? DTL। तो DTL बनेगा तो क्या होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये मैं गलती से इधर बोलता तो सही है मैंने, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, लेकिन इधर टैक्स बेस क्या लिखूंगा? 80। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 100। टैक्स बेस क्या है? 80। असेट है, तो कैरिंग अमाउंट क्या है? ज्यादा है। किससे? टैक्स बेस से। तो क्या बनाना है? DTL। 20 के ऊपर 30%। जो ₹20 का डिफरेंस है उसको क्या बोलता हूँ? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये 100 है और ये क्या है? 120 है। तो कैरिंग अमाउंट कम है तो क्या बनेगा? DTA। 20 के ऊपर इतना, और ये क्या है? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। पक्का? ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, याद है हम जहां से स्टार्ट हुए थे? 10,000 की क्या है? असेट। डेप रेट 25% थी। तो अकाउंट्स इनकम टैक्स वाले ने अभी टैक्स क्या लिया था? कम। 7,500 एक्स्ट्रा अलाउ करा दिया था, और आगे क्या लेगा? ज्यादा। कैरिंग अमाउंट आई थी अकाउंट्स में एसेट के, टैक्स बेस नील था, तो इधर मैंने क्या लिखा हुआ था? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि क्या आ रही थी? DTL। अब आगे के सालों में मैं कुछ भी ना कमाऊं तो भी क्या होगा? 2500 रुपए तो इनकम टैक्स डिसअलाउ करा ही देगा। आगे के सालों में मेरी कमाई जीरो है, मान लो प्रॉफिट बिफोर डैप कितना है? 2500, और डैप कितना कर लिया? 2500, तो प्रॉफिट क्या हो गया? नील। अगले सालों में इनकम टैक्स 2500 का डैप क्या करा देगा? डिसअलाउ। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करंट टैक्स किस पर आएगा? प्रॉफिट बिफोर डैप। अगले साल मेरे कितने हैं? अगले साल मेरे प्रॉफिट बिफोर डैप, इस साल के बाद कितने हो? 2500। तो मैं डैप क्लेम करूंगा कितना? 2500। मेरे प्रॉफिट क्या आ गए? नील। इनकम टैक्स क्या कहेगा? नील में कितना डिसअलाउ करवा दूंगा? डैप। तो इनकम टैक्स में तब भी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी अगर मेरे कोई ऐसी चीजें हैं जो पहले क्या हो रखी है? एक्स्ट्रा अलाउ हो रखी है, जो बाद में क्या होने वाली है? डिसअलाउ। और इनको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो अगर आपके पास टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो भी आपकी टैक्सेबल इनकम तो आ ही जाएगी आगे। देखो यहाँ मुझे एक्सेसिव अलाउ हो रखा है, आगे मेरे प्रॉफिट नील है, तो भी क्या होगा? ये 2500 रुपए क्या होंगे? ऐड बैक हो जाएंगे इनकम में। तो इस वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इस वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, तो मैं किसकी रिकवरी कर सकता हूँ? DTA की। तो यही मेरी क्या थी? थर्ड कंडीशन, कि अगर आपके पास क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो भी आप टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब अभी कोई एक्सपेंस एक्स्ट्रा अलाउ हो रखा है आपको, जो आगे जाके क्या होने वाला है? डिसअलाउ। तो जैसे वो डिसअलाउ होगा तो अकाउंटिंग प्रॉफिट भले ही जीरो हो, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट तो आ ही जाएंगे। लेकिन उससे मैच होने वाला होना चाहिए। मैच होने वाला होना चाहिए मतलब क्या बताता हूँ। हाँ बच्चों, अब क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 6। बी लिमिटेड क्या है? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है। टैक्सेबल डिफरेंस है ड्यू टू एक्सिलरेटेड डेप ऑफ ₹9,000, और ये रिवर्स कितना होगा? 3,000। समझो, एक्सिलरेटेड डेप का मतलब, एक्सिलरेट मतलब तेजी से मिलना, तो इनकम टैक्स ने डेप क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। एक साथ कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 9,000। ऐसे मान लो कि ये एसेट कितने की थी मेरी? 12,000 की थी, तो इनकम टैक्स ने 35AD की वजह से कितना दे दिया? मैंने अकाउंट्स में डेप कितना लगाया था? अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते समय मैंने 12,000 को कितने सालों में राइट ऑफ किया था? 4। तो अकाउंटिंग डेप कितना था? 3। तो इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट जो भी आए उसमें 3 तो डेप डिसअलाउ कर दिया, और अपना 12 क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। अब अगले सालों में क्या होगा? मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में 3,000 चार्ज करूंगा, तो ये 3,000 वापस क्या कर देगा? डिसअलाउ। तो आगे के सालों में मेरे पास 3-3 हज़ार का क्या है? टैक्सेबल डिफरेंस है। तो आगे के सालों में मेरी इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 3-3 हज़ार। ये वही है, अमाउंट चेंज कर दी बस। 12,000 का मैंने अकाउंटिंग डेप कितना लिया है हर साल? 3,333। 4 सालों में लूंगा। इसने क्या करा? एक साथ ही दे दिया 12। एक्सिलरेटेड डेप दे दिया। एक्सिलरेटेड का मतलब एक साथ। तो अभी तो इसने टैक्स क्या लिया? कम। आगे क्या करा करेगा? जितना भी अकाउंटिंग डेप होगा वो 3-3 हज़ार। तो आगे के सालों में क्या करेगा? ये 3-3-3 की इनकम तो वैसे ही आ जाएगी। अकाउंटिंग प्रॉफिट जीरो भी हो तो भी 3-3-3 की इनकम तो आ ही जाएगी। तो ये आगे के सालों में टैक्सेबल डिफरेंस है कितने का? 3-3-3। और इसके अलावा कोई चीज का है? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। मतलब इस पर हम क्या बनाना चाहते हैं?
DT है, कितने की है वो, 4000, और वो आगे के सालों में कितनी आएगी, डिडक्शन है कोई, जैसे मान लो बोनस पेबल है, बोनस पेबल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 4000, और टैक्स बेस क्या है, नील। लेकिन ये 4000 मुझे पे कैसे करना है, हर साल 1000 लाइबिलिटी है ना, ये बोनस पेबल क्या है, लाइबिलिटी, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो क्या बनानी है, DTA। तो इस पर DTA बनाते समय सोचना है, इस पर तो सोचना ही नहीं है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि DTA बनाऊं या नहीं, आगे मुझे 5 सालों तक क्या होने वाले, लॉस भी होने वाले। टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानूंगा, नहीं है। तो अब मैं आगे के सालों में कितने की रिडक्शन लूंगा, बोनस हर साल कितना कितना पे करूंगा, 1000, तो इनकम टैक्स कितना कितना माइनस करेगा, 1000। तो चौथे साल जो 1000 कम होगा उसके अगेंस्ट तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, शर्त ही नहीं है। DTA बनाने की कंडीशन क्या है, इसका DTA बनाने की कंडीशन क्या है, जब ये रिवर्स होंगे उस समय या तो टैक्सेबल प्रॉफिट हो, वो नहीं है, या उस समय टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज हो जिसके बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या है, बोलो, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो इसने आगे अजम्पशन लिख दी कि अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी हो तो आप बना सकते हो, लेकिन पहले इसने क्या बोला कि नहीं है। और तीसरी बात क्या है, मैच होने वाले क्या हो, टेम्पररी डिफरेंस तो मेरे पास कितने का है, टैक्सेबल डिफरेंस तो कितने का है मेरे पास, 9000 का है, और DTA कितने की बनानी है, 4 की। लेकिन तब भी ये मैच नहीं हो रहे क्योंकि ये 3 3 3 करके रिवर्स होगा, टैक्सेबल डिफरेंस तो क्या होगा, 3 3 सालों में, समझ रहे हो क्या, अगले सालों में 3 3 आएगा। और उधर से डिडक्टिबल डिफरेंस कितने हैं, वो 1000 की डिडक्शन मिलेगी। मान लो मैंने बोनस क्या और रखा है, डिसअलाउड, जो मैं अगले 4 सालों में कितना करूंगा, 1000 करके चुकाऊंगा। एम्प्लॉइज को क्या बोल रखा है कि तुम्हारा बोनस कैसे आएगा, 1000 करके, क्योंकि मैं उसमें चल रहा हूँ। तो जब मैं इस 1000 की डिडक्शन इनकम टैक्स में मांगूंगा तब मेरे पास प्रॉफिट होगा, यस। इसके लिए यस, इसके लिए यस, इसके लिए ना, तो क्या है, अलग से टैक्सेबल इनकम है, ना ही क्या है डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस है, और ना ही क्या है टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इस पर नहीं बनाना। तो कितने की DTA बना लेना, 3000 की। DTL तो पूरे 9000 का बना लेना, लेकिन DTA कितने की बनाएंगे, 3 की। तो DTL तो पूरे 9000 पर बन जाएगा 30%, लेकिन DTA कितने की बनाना, 3000 का 30%। पक्का। बच्चों अगर किसी एंटिटी को क्या हो जाए, लॉस हो जाए 1 लाख रुपए का, तब क्या होगा, ये भी तो DTA बनानी है, इस पे भी। लॉस अपने आप में किसका काम करते हैं, DTA का। क्यों, क्योंकि अगले साल अगर मैंने 5 लाख कमाए तो क्या होगा, टैक्स तो 4 लाख पर ही देना है। तो आगे जाकर फ्यूचर में क्या है, एडवांटेज। तो लॉस एक तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के हिसाब से बनेगी DTA, और लॉस पर भी क्या बनेगी, DTA। अगर किसी एंटिटी को 1 लाख का लॉस है तो आगे वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और अगले साल 5 लाख का प्रॉफिट है तो टैक्स किस पर भरना होगा, 4 लाख पर ही। तो फ्यूचर में टैक्स एडवांटेज है या नहीं। तो लॉस पर भी क्या बनानी होती है, DTA। लेकिन शर्त वही रहेगी कि आगे प्रॉफिट होंगे तभी तो बना पाओगे। तो ये क्वेश्चन था ना 7th, इसका हमने फर्स्ट पार्ट छोड़ा था। होली ऑन सब्सिडरी ने उसके क्या करा, लॉस किया कितने का, 30 लाख। तो इस पर क्या बननी चाहिए, DTA। अब लॉस को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटीज, पास में कभी मैंने टैक्स भरे तो वो वापस थोड़ी आते हैं, आगे टैक्स भरने होंगे तब भले ही क्या कर लो, कम। तो इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पास्ट में टैक्स भरे हुए हैं तो वो रिवर्स हो जाएंगे। आगे अगर टैक्स भरने आएंगे तो उसमें से इस लॉस को क्या कर लेना, सेट ऑफ। इनकम टैक्स क्या नहीं करता, ट्रांसफर ऑफ टैक्स लॉस टू अदर ग्रुप कंपनीज, दूसरी ग्रुप कंपनीज में भी नहीं जाएगा। इस कंपनी का लॉस किस में जाएगा, इसी में। ठीक है, ये सब्सिडरी है ना इसकी, तो किसी दूसरी सब्सिडरी को सेट ऑफ नहीं करना, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड करने को देता है और यूटिलाइज करने को देता है फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। डायरेक्टर्स को क्या लग रहा है कि आगे कोई प्रॉफिट होंगे या नहीं, डू नॉट कंसीडर दैट वाई लिमिटेड विल मेक फर्दर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर टैक्सेबल इनकम नहीं है। बाकी दो बातों के बारे में कुछ नहीं लिखा, टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो हम क्या नहीं करेंगे, कोई DTA नहीं बनाएंगे। अगर खाली लॉस है तो भी DTA बनाते हैं, लेकिन इस बार बना इसलिए नहीं रहे कि कोई और वजह है, बना किस लिए नहीं रहे, वो तीनों शर्तें DTA की जो है उसमें से कोई भी एक पूरी नहीं हो रही। अदरवाइज लॉस पर भी क्या बनाएंगे, DTA। नो deferred tax asset can be recognized because there is no prospect of being able to reduce tax liabilities for the foreseeable future। पक्का, समझ गए, बोलो बच्चों। बाय बाय, लव यू सो मच, बाकी कल करेंगे।